Hello learners, welcome to the channel Study Note. इस वीडियो में हम क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश बुक कावेरी का फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड स्टडी करेंगे। इस वीडियो में है चैप्टर की फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। तो इमेजिन करो कि ऐसी कोई काम है, ऐसा कोई वर्क है जो आप खुद से नहीं कर पाते हो, आपको नहीं आता हो करना एंड आपको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है उस काम के लिए। तो ऐसे में कैसा फील होता है? ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को डिपेंडेंट फील करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इस चैप्टर में भी कुछ इसी टाइप की स्टोरी है जहां पर ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था और इस वजह से वो भी डिपेंडेंट थी दूसरों पर कि कोई उनको पढ़ लिख कर बताए। तो इसी स्टोरी को, इस इमोशनल एंड वेरी सिंपल स्टोरी को हम इस चैप्टर में वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ऑथर के बारे में। तो इस चैप्टर को लिखा है सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति जो है वो एक इंडियन एजुकेटर हैं। इसके अलावा वो एक ऑथर भी है एंड वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग है कि वो सोशल वर्क में, सोशल सर्विस से भी जुड़ी हुई हैं। सुधा मूर्ति का जो बर्थ था वो 19 अगस्त 1950 को शिगांव में हुआ था, जो प्रेजेंट डे नॉर्थ कर्नाटका में एक विलेज है। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स जो उन्होंने लिखे हैं उसमें है महाश्वेता, डॉलर बहू एंड जो हम प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। उसके अलावा वो कई इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स भी उनको मिल रखे हैं जिनमें बाल साहित्य पुरस्कार एंड पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड्स भी शामिल हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज सुधा मूर्ति के बारे में ये है कि जब वो छोटी थी तो उनका ज्यादातर समय अपने पेरेंट्स एंड स्पेशली अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उनके नाना नानी के साथ गुजरा। तो ऐसे में जो उनकी ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे उनके कई नॉवेल्स का, उन एक्सपीरियंसेस का उन नॉवेल्स पर असर रहा है। तो यहाँ पर भी इस स्टोरी में भी हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड भी उनके जो मैटरनल ग्रैंडमदर है उनका काफी इन्फ्लुएंस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। A girl of about 12. I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. सो यहाँ पर सुधा मूर्ति बताती हैं कि जब वो एक छोटी लड़की हुआ करती थी 12 साल की, तो उस समय वो नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि अपने नाना नानी के साथ रहा करती थी। और उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। इस वजह से जो मॉर्निंग पेपर था यानी कि जो न्यूज़पेपर था वो उनको सुबह की जगह लेट मिलता और दिन में ही वो न्यूज़पेपर उनको मिल पाता। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। इसके अलावा जो हफ्ते में एक बार आने वाली मैगजीन वीकली मैगजीन थी वो भी एक दिन लेट मिलती। All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. And ऐसे में जितने भी गांव के लोग होते थे उनको बहुत इंतजार रहता था कि कब बस आएगी जिसमें ये सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और पोस्ट आया करती थी। अभी हम इसलिए भी इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि वो जो समय था तब फोन्स वगैरह तो नहीं होते थे इतना ज्यादा। ऐसे में ज्यादातर लोग न्यूज के लिए न्यूज़पेपर पर और एंटरटेनमेंट के लिए मैगजीन्स में ही रिलाय करते थे, डिपेंड करते थे। तो उनको काफी इंतजार रहता था कि कब न्यूज़पेपर आएगा, कब मैगजीन आएगी। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. अब यहाँ पर ऑथर एक राइटर के बारे में बता रही है। राइटर का नेम है त्रिवेणी एंड वो एक कन्नड़ राइटर थी। वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा करती थी एंड वो उस समय काफी पॉपुलर थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर और वो बहुत अच्छा लिखती थी, वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। अब वो जिस तरीके से लिखा करती थी, जो उनका लिखने का स्टाइल था त्रिवेणी का, वो बहुत इजी था पढ़ने में एंड काफी कन्विंसिंग था। उनकी स्टोरीज काफी रिलेटेबल लगती थी कि हाँ सच्ची लगती थी। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. और कैसी स्टोरीज वो लिखती थी? जो उनकी स्टोरीज होती थी वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब
दिमाग से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती थी, उनकी फीलिंग से, उनके थॉट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, मेनली मेंटल हेल्थ की जो लोग मुश्किल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आम लोग अपनी जिंदगी में फेस कर रहे थे, उनसे रिलेटेड वो स्टोरीज लिखती थी एंड वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखती थी. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. अब वो कहती हैं कि ये बहुत बुरा हुआ कि उनकी जो डेथ थी, त्रिवेणी की डेथ, वो काफी जल्दी हो गई और वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है 34 इयर्स की एज में. और ये एक बड़ा शौक था कन्नड़ लिटरेचर के लिए. बट वो कहती है कि वो इतनी पॉपुलर और अच्छा लिखती थी कि आज 40 साल बाद भी लोग उनके नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं और तारीफ करते हैं. Of her novels called Kashi Yatri was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera then. And अब ऑथर बताती हैं कि त्रिवेणी का ही एक लिखा हुआ नॉवल जिसका नाम क्या था, काशी यात्री. वो नॉवल उन दिनों कन्नड़ वीकली मैगजीन्स की उन्होंने पहले भी बात की थी, तो एक कन्नड़ लैंग्वेज की वीकली मैगजीन थी, हफ्ते में एक बार आने वाली मैगजीन, उसका नाम था करमवीरा. और त्रिवेणी का लिखा हुआ नॉवल काशी यात्रे उस समय उस मैगजीन में एक सीरियल के जैसे आया करता था. तो हर दिन एक एपिसोड नॉवल का आया करता था मैगजीन में. It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी. अब जो काशी यात्री नॉवल था उसकी स्टोरी क्या थी कि उस स्टोरी में एक ओल्ड लेडी थी और वो ओल्ड लेडी का एक आर्डेंट डिजायर था. आर्डेंट का मतलब होता है कीन यानी कि स्ट्रॉन्ग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, उनकी विश थी, इच्छा थी कि उन्हें काशी जाना है या वाराणसी, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं. तो काशी या वाराणसी जो यूपी का एक शहर है उत्तर प्रदेश में, जो नॉवल की जो मेन कैरेक्टर थी ओल्ड लेडी, वो वहां जाना चाहती थी. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य. और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हिंदू थी और हिंदुओं में ये मान्यता है, वो ये बिलीव करते हैं ज्यादातर हिंदूज कि अगर हम काशी जाएंगे और वहां पर जो विश्वेश्वर भगवान का जो टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल, वहां पर जाकर अगर हम पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे यानी कि पूजा करेंगे, तो हमें पुण्य मिलेगा. This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in the novel. अब वैसे ही जो old lady थी वो भी इस बात में बिलीव करती थी कि काशी जाने से और विश्वेश्वर की पूजा करने से उनको पुण्य मिलेगा. तो इस नॉवल में उनका स्ट्रगल दिखाया गया कि क्या स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा वहां तक जाने के लिए. In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. इसी स्टोरी में एक और करेक्टर थी, एक यंग ऑर्फन गर्ल मतलब जिसके पेरेंट्स ना हो, अनाथ बच्ची भी थी इसमें. अब वो जो लड़की थी उसे प्यार हो जाता है बट उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. तो उस लड़की की शादी के लिए नॉवल के एंड में हमें ये स्टोरी हो जाती है कि वो ओल्ड लेडी ही अपनी जितनी भी उसने सेविंग्स, अपनी कमाई, जो भी उसके पास था, पैसे उसने बचा के रखे थे कि मैं कभी काशी जाऊंगी, वो सारी सेविंग्स अपनी काशी जाए बिना ही वो उस लड़की की शादी के लिए दे देती है. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwar at Kashi. And जो old lady है वो ये कहती है कि इस लड़की की जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो मेरे काशी जाकर विश्वेश्वर भगवान की पूजा करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. My grandmother Krishtaka never went to school, so she could not read. अब यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं जिनका नाम है कृष्टका. तो यहाँ पे रिमेम्बर करिए कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर का नेम था कृष्टका था. तो उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी, इस वजह से वो पढ़ नहीं सकती थी. शी कुड नॉट रीड. एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर. और जो वो करमवीर मैगजीन थी वो हर वेंसडे आया करती थी, वीकली मैगजीन. एंड तब ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड पढ़कर बताया करती थी. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. और जब ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को कहानी सुना रही होती थी तो उस टाइम
ग्रैंड मदर अपना सारा काम भूल जाती और वहां पर बैठकर ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन मतलब फोकस, एकदम फोकस के साथ वो कहानी सुनती। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और वो इतने अच्छे से कहानी सुनती थी कि आगे जाकर अगर उनसे कोई कुछ पूछ लेता कि क्या हुआ कहानी में, तो वो बाय हार्ट मीन्स एज इट इज वो कहानी बता देती उनको। My grandmother too never went to Kashi, and she identified herself with the novel's protagonist. अब ऑथर कहती हैं कि उनकी ग्रैंड मदर इतनी ज्यादा क्यों इन्वेस्टेड थी उस स्टोरी में, इतनी ज्यादा क्यों फोकस्ड थी, वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को रिलेट कर पा रही थी। आइडेंटिफाइड हरसेल्फ मतलब कि वो जो ऑथर जो स्टोरी की प्रोटेगोनिस्ट थी मींस मेन कैरेक्टर यानी कि ओल्ड लेडी, उस ओल्ड लेडी के साथ अपने आप को रिलेट कर पाती थी, क्योंकि उस ओल्ड लेडी के जैसे ही ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई थी। तो हम यूजुअली देखते हैं कि जब कोई मूवी होती है या कोई सीरियल होता है जिसमें करेक्टर्स हमें कुछ ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसे हैं या हमने भी सेम सिचुएशन फेस की है, तो हम करेक्टर से रिलेट कर पाते हैं और फिर हम स्टोरी में ज्यादा फोकस्ड होते हैं, हमें स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। वैसे ही ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, क्योंकि वो अपने आप को रिलेट कर पाती थी उस ओल्ड लेडी के साथ, तो वो भी काफी ज्यादा ध्यान से इस स्टोरी को सुनती थी। So, more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. And इसी वजह से जो ग्रैंड मदर थी वो बाकी किसी से भी सबसे ज्यादा वही इंटरेस्टेड होती थी ये जानने में कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। एंड वो इंसिस्ट करती थी, वो रिक्वेस्ट किया करती थी अपनी ग्रैंड डॉटर को कि वो उनको आगे सीरियल पढ़ के बताए कि आगे क्या हो रहा है स्टोरी में, बिकॉज वो खुद तो नहीं रीड कर सकती थी क्योंकि उन्हें खुद रीड करना नहीं आता था। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. और वो कहानी सुनने के बाद कि काशी यात्रा में आगे क्या हुआ, एपिसोड में क्या हुआ, उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो टेम्पल कोर्टयार्ड था, जो पिक्चर में दिख रहा है, टेम्पल के कोर्टयार्ड में बैठ जाती और वहां पर जो ऑथर थे और बाकी जो बच्चे थे वो खेला करते थे हाइड एंड सीक। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। एंड वहां पर बैठकर जो ग्रैंड मदर उनकी फ्रेंड्स थे वो स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड को डिस्कस करते, तो ग्रैंड मदर जो थी वो अपने फ्रेंड्स को भी बताती कि आगे क्या हुआ और वो डिस्कस किया करते थे सारे स्टोरी के एपिसोड को। अब उस टाइम पर जो ऑथर थी सुधा मूर्ति, उनको ये नहीं समझ आता था कि आखिर जो ये ओल्ड लेडीज हैं सारी वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है स्टोरी में और वो इतनी डिबेट यानी कि इतना डिस्कशन क्यों करती रहती है स्टोरी के बारे में। Once I went for a wedding into with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. Now, यहाँ पर सुधा मूर्ति बताते हैं कि एक बार वो पास के ही गांव में, अपने पड़ोस के गांव में अपने कजन्स के साथ एक शादी के लिए जाती हैं। एंड उन दिनों पुराने टाइम में वेडिंग जो थी वो एक बड़ा फंक्शन, एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. एंड शादी में जो बच्चे आए हुए थे उन्होंने अपने आप को थोरोली मीन्स उन्होंने फुली इंजॉय किया, कंप्लीटली इंजॉय किया, क्योंकि शादी में जितने भी एल्डर्स थे वो सारे काम में बिजी थे। एंड ऐसे में बच्चे जो थे उनको देखने वाला कोई नहीं था, तो वो एंडलेसली बिना रोक टोक के खा रहे थे खाना और खेल रहे थे। ऐसे में वो कंप्लीट फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे। सेवरिंग का मीन्स फुली वो एंजॉय कर रहे थे, एंजॉइंग टू द फुलेस्ट। अपनी जो ये फ्रीडम उन्हें मिली थी बिना रोक टोक के शादी में, तो वो उसे कंप्लीटली एंजॉय कर रहे थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। और ऑथर भी वहां पर, हालांकि वो गई तो कुछ दिनों के लिए थी, कपल ऑफ डेज के लिए, बट वहां पर उन्हें इतना मजा आ रहा था कि वो वहां पर एक हफ्ते तक रुक कर आई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. But अब जब ऑथर एक हफ्ता लगाकर शादी से अपने गांव वापस आई, तो वो देखती हैं कि उनकी ग्रैंड मदर रो रही थी।
आई वॉज सरप्राइज। तो ऑथर सरप्राइज हो जाती हैं, वो एकदम हैरान हो जाती हैं कि आखिर क्या हो गया है कि उनकी ग्रैंड मदर क्यों रो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को आज तक जो बहुत ही मुश्किल समय था उन समय में भी रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? I was worried. तो ऑथर वरिड हो गई थी, वो काफी परेशान हो गई थी कि ऐसा क्या हो गया है। Is everything all right? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother in the Kannada, spoken in North Karnataka. तो ऑथर अब अपनी ग्रैंड मदर को बोलते हैं अवा, सब ठीक है क्या, आप ठीक हो। अवा वर्ड जो है नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में मदर के लिए यूज किया जाता है, तो प्यार से उनको अवा या मदर बोलती थी। शी नोटेड बट डिड नॉट रिप्लाई। अब वो सिर हिलाकर कह देती हैं, इतना जवाब दे देती हैं, बट कोई ऐसे बोलकर कुछ रिप्लाई नहीं देती। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। अब क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अच्छे से कुछ जवाब नहीं देती, तो ऑथर को भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो गया। एंड बिकॉज वो एक उस टाइम पर छोटी किड ही थी, तो फिर वो भूल भी जाती हैं कि आखिर ऐसा भी कुछ हुआ था, वो उनकी दादी रो रही थी, तो वो भूल जाती हैं इस बात में। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। अब वो भूल जाती हैं और वो सोने भी चले जाती हैं ऑथर। तो रात के समय वो अपने टेरेस में छत पर ही सो रही थी, गर्मियों के दिन थे। अवा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड। और फिर क्या होता है कि जो अवा थी या ग्रैंड मदर थी वो वहीं पर आती हैं और उसके साइड में बैठ जाती हैं एंड काफी प्यार से वो उसके फोरहेड को टच करती हैं। तब ऑथर को रियलाइज होता है, आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक, कि अवा जो है वो जरूर उनसे कुछ बात करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। तो वो पूछती हैं अवा से कि क्या हुआ, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. अब यहाँ पर अवा या जो ग्रैंड मदर है वो अब अपनी बात बताती हैं। वो कहती है कि जब वो एक छोटी लड़की हुआ करती थी तो उन्होंने उनकी मदर की डेथ हो जाती है एंड उस टाइम पर इस वजह से उनको देखने वाला कोई भी नहीं होता, उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं बचता। और जो उनके फादर थे, क्योंकि वो बहुत बिजी हुआ करते थे एंड उन्होंने फिर से शादी भी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। एंड उन दिनों में जो लोग थे पुराने टाइम में, वो एजुकेशन को गर्ल्स के लिए जरूरी नहीं समझते थे, इस वजह से जो ग्रैंड मदर थी वो कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। आई बिकेम वेरी बिजी। तो वो कभी स्कूल भी नहीं गई एंड उनकी शादी भी जल्दी करा दी गई एंड उनके फिर बच्चे भी हो जाते हैं। तो फिर जो ग्रैंड मदर है उन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि वो बिजी हो जाती हैं बहुत। Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. एंड लेटर ऑन उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते हैं, तो जब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए खाना बनाती हैं, उनको खिलाती हैं, तो उनको काफी खुशी होती थी। बट इन सब के बीच में भी ऐसा समय आता था जब वो दुखी होती थी एंड उनको पछतावा, रिग्रेट भी हुआ करती थी कि वो कभी भी अपनी लाइफ में स्कूल नहीं जा पाई। शी कुड नेवर गो टू स्कूल। तो इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया उन्होंने कि वो अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जरूर अच्छे से पढ़ाई करवाएंगी, पढ़ा लिखा कर बड़ा करेंगी। सो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि क्यों जो ग्रैंड मदर थी वो उस नॉवल जो वो स्टोरी थी काशी यात्रा की, उससे इतना रिलेट क्यों करती थी, क्योंकि जो वो ओल्ड लेडी थी वो काशी कभी नहीं जा पाई अपनी लाइफ में, उसकी काफी विश थी। एंड ऐसे ही और जो यहाँ पर ग्रैंड मदर थी ऑथर की, उन ग्रैंड मदर की भी ये विश थी कि वो स्कूल जाती, पढ़ती, बट वो कभी स्कूल नहीं जा पाई। तो वो अपने आप को रिलेट करती थी नॉवेल से। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. अब जब ये सारी स्टोरी ग्रैंड मदर बता देती हैं ऑथर को, तो ऑथर को ना समझ नहीं आता है कि क्यों उसकी ग्रैंड मदर 62-year-old, उसकी ग्रैंड मदर उसको, जो कि सिर्फ एक 12 साल की एक छोटी लड़की है, अपनी लाइफ की स्टोरी वो भी रात के इस समय क्यों बता रही है।
But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. बट ऑथर को ये जरूर पता था कि जो ऑथर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर को इमेंसली मीन्स एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा प्यार करती हैं एंड जरूर कोई रीजन है जिस वजह से ग्रैंड मदर ने उन्हें ये स्टोरी बताई है. आई लुक्ड एट हर फेस. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग. तो तब ऑथर जो है अपनी ग्रैंड मदर के फेस पे देखती, तो उनका फेस उन्हें काफी अनहैप्पी दिख रहा था, वो काफी दुखी थी और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे. ऑथर बताती हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो काफी गुड लुकिंग लेडी थी, जिन उनके लुक्स काफी अच्छे थे एंड उनका एक स्माइलिंग फेस था और वो हमेशा हंसती ही रहती थी, मतलब स्माइलिंग ही होता था उनके फेस पे. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. एंड इसी वजह से, क्योंकि वो पहली बार इस तरीके से परेशान देख रही थी अपनी ग्रैंड मदर को, कि जो वो उनके फेस का उस टाइम पर एक्सप्रेशन था वो आज तक नहीं भूल पाई हैं, ऐसा वो कहती हैं. I leaned forward and held her hand. Ava, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? तो वो उनसे बड़े प्यार से पूछती हैं अपनी ग्रैंड मदर से कि रो मत, क्या हुआ है, क्या किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. Yes, I need your help. You know, when you were away, Karamveer came as usual. I opened the magazine. यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमें पता चलेगा कि क्यों जो ग्रैंड मदर थी वो रो रही थी. तो वो कहते कि हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. एंड वो बताती हैं ऑथर को कि जब ऑथर विलेज में गई थी शादी के लिए, तो तब जो वो मैगजीन थी करमवीर मैगजीन, वो एज यूजुअल वेंसडे को आई. आई ओपन द मैगजीन, और उन्होंने मैगजीन खोल के देखी ग्रैंड मदर ने. आई सो द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन. तो उस मैगजीन को जब उन्होंने खोला तो उन्हें वो पिक्चर दिखी जो हमेशा काशी यात्रे की स्टोरी के साथ पिक्चर आया करती थी. तो उन्हें ये तो पता चल गया कि वो काशी यात्रे स्टोरी वाला पेज है, बट क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि स्टोरी में क्या लिखा है. Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. And अब अब जब जो ग्रैंड मदर है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कई बार अपने हैंड्स को पेजेस पर रब कर देगी, क्या पता उनको समझ आ जाए कि उस पेज पे क्या लिखा है. But I knew it was not possible. If only I was educated enough. बट अब ग्रैंड मदर को इतना सब करके समझ तो आ ही जाता है कि ये कभी नहीं हो पाएगा, वो नहीं पढ़ पाएंगी क्या लिखा है, क्योंकि वो तो एजुकेटेड ही नहीं थी. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी. तो फिर वो काफी ईगर होकर इंतजार करने लग जाती है कि कब उनकी ग्रैंड डॉटर आएगी और वो उनको पढ़कर सुनाएंगी. I even thought of going to the village and asking you to read for me. और उनको इतना इंटरेस्ट था उस स्टोरी में कि उन्होंने एक बार तो ये भी सोच लिया था कि क्यों ना मैं ही उस गांव में चले जाऊं जहां पर उनकी ग्रैंड डॉटर है और अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलूं कि मुझे स्टोरी पढ़ के सुना दे. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. तो अब ग्रैंड मदर बताती हैं कि मैं दूसरों से भी कैसे पूछती, मैं पूछ सकती थी किसी और से विलेज में कि वो मुझे बता दे पढ़ के कि स्टोरी में क्या हुआ, बट मुझे काफी एम्बेरसमेंट, मुझे काफी इस पे शर्म आ रही थी. क्यों उन्हें ऐसी एम्बेरसमेंट हो रही थी? क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें डिपेंडेंट फील होता, कि उन्हें दूसरों की जरूरत है, और हेल्पलेस, वो काफी हेल्पलेस फील करने लगी थी. वी आर वेल ऑफ, बट वट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. यहाँ पर वो बोलती हैं कि हम इतनी अच्छी सिचुएशन में हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, हम वेल ऑफ हैं, फिर भी हमारे पैसे का क्या यूज अगर मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ, मुझे दूसरों पर डिपेंड करना पड़ रहा है, मैं एक स्टोरी नहीं रीड कर पा रही हूँ, तो इस पैसे का क्या यूज है. तो यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं कि क्योंकि हर किसी को ही अपनी इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तब चाहते हैं कि वो दूसरों पर डिपेंड ना करे, वो इंडिपेंडेंट हो. तो वैसा ही जो ग्रैंड मदर है वो भी फील कर रही थी. Did not know what to answer. अवा continued. So जब अवा ने ऑथर को सब बताया कि क्या होता है जब वो विलेज से बाहर गई हुई थी शादी के लिए, तो फिर इतना सब सुनकर जो ऑथर थी उनको समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे.
तो फिर अवा आगे और बोलती हैं, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। वो कहती हैं कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो कल से कन्नड़ अल्फाबेट यानी कि वो अब कन्नड़ अल्फाबेट सीखेंगी, कन्नड़ पढ़ना सीखेंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड। I will keep सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। एंड वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलती हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और दशहरे में जो सरस्वती पूजा का दिन होता है उसको मैं डेडलाइन के जैसे रखूंगी, लास्ट डेट के जैसे। एंड उस दिन दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। और वो दिन होगा जिस दिन मैं अपने आप बिना किसी की हेल्प के नॉवल खुद पढ़ पाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। वो कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मुझे किसी की भी हेल्प ना की जरूरत ना हो, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई सो द determination on her face, yet I laughed at her. अब ऑथर को दिखता है उनकी फेस पर कि वो कितनी डेटरमाइंड थी, उनका कितना स्ट्रॉन्ग उन्होंने डिसीजन ले लिया था लर्न करने का कन्नड़ लैंग्वेज। लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, वो लाफ करती हैं, वो हंसने लगती हैं। अवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। तो वो ऐसे ही लाफ करते हुए हंसते हुए अपनी दादी को अपनी जो नानी है उनको बोलती है कि अवा, इस एज में 62 ईयर्स की एज में अब आप सीखना चाहते हो कि ये अल्फाबेट कैसे पढ़ते हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, यू वेयर स्पेक्टेकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। वो उन्हें बोलती कि अब तो आपकी सारी जो बाल है वो भी ग्रे हो चुके हैं, आप इतने बूढ़े हो चुके हो, आपके जो हाथ है उनमें रिंकल्स हैं, आपको स्पेक्टेकल्स पहनने पड़ते हैं, आप चश्मे लगाते हो एंड आप तो पूरा दिन किचन में बिजी रहते हो। तो वो इस तरीके से चाइल्डिशली, मतलब अपने बचपने में ही, क्योंकि वो ऑथर उस टाइम पर एक बच्ची ही थी, तो वो ऐसे फन, वो ऐसे मजाक उड़ाने लगती हैं अपनी ग्रैंड मदर का। बट शी जस्ट स्माइल। बट उनकी ग्रैंड मदर उन पर गुस्सा नहीं होती या उनको डांटती नहीं है, वो जस्ट स्माइल करती हैं। फॉर अ गुड कोज इफ यू आर determined यू विल कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। एंड वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलती है कि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, आपका कोज, आपका रीजन अच्छा है और जिसके लिए आप डिटरमाइंड हो, तब आपको कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी डिफिकल्टी जो आप फेस कर रहे हो, आप उसे ओवरकम कर सकते हो, आप उसको पार कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। तो वो कहती है कि मैं जितना हार्ड वर्क चाहिए होगा उतनी मेहनत करूंगी, एंड लेकिन मैं ये जरूर करूंगी, मैं जरूर सीखूंगी पढ़ना। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। एंड वो फर्दर कहती हैं कि पढ़ कि कुछ सीखने की कोई एज बार या कोई एज लिमिट नहीं होती, किसी भी एज में सीखा जा सकता है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। सो अब जैसा कि उनकी ग्रैंडमदर ने उनको कहा ही, रिक्वेस्ट किया ही था उनकी हेल्प के लिए कि वो उन्हें सिखाएं अल्फाबेट पढ़ना, तो नेक्स्ट डे से ही जो ऑथर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर का ट्यूशन स्टार्ट कर देती है। अबा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। वो कहती कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी अबा, वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। वो जितना होमवर्क करती थी उसे देख के कोई भी कहेगा कि वो काफी अमेजिंग था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो वो सब काम करती, वो रीड भी करती, जो उन्हें पढ़ाया जाता उसे रिपीट करती, वो लिखती भी और बार बार रिसाइट भी करती। एंड वो कहती हैं कि ऑथर कहती हैं कि वो अपनी ग्रैंड मदर की ओनली टीचर थी, उनकी एक टीचर। एंड जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर की फर्स्ट स्टूडेंट थी, पहली स्टूडेंट। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एंड जब ऑथर छोटी थी तब उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो एक असली में टीचर बन जाएंगी कंप्यूटर साइंस की, और तब वो कई बच्चों को, हंड्रेड्स ऑफ बच्चों को पढ़ा रही होंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. एंड फाइनली दशहरा फेस्टिवल का दिन आ ही जाता है। एंड बिना अपनी ग्रैंडमदर को बताए जो ऑथर थी वो चुपके से सीक्रेटली जो बुक थी काशी यात्री, जो कि अब तक एक नॉवल बन चुका था, एक नॉवल के जैसे पब्लिश हो चुकी थी, उसे खरीद लेती हैं। My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. So जब सरस्वती पूजा का टाइम आया तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको पूजा के जगह पर बुलाया और उन्हें एक स्टूल पर बिठाया। She gave me a gift of frock material and उन्हें
पूजा में गिफ्ट के जैसे उन्होंने कुछ फ्रॉक मटेरियल दिया, तो उन्हें कुछ कपड़े का मटेरियल उन्होंने दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर वो कहती है कि फिर जो उन्होंने किया वो काफी अनयूजुअल था। अनयूजुअल मीन स्ट्रेंज था। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माय फीट। आई वाज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। तो जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने झुककर अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट को टच किया, उनके पैर छुए। तो जब ऐसा उन्होंने किया तो जो ऑथर थी, जो ग्रैंड डॉटर थी, वो काफी सरप्राइज्ड होगी। वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है। वो टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। वो ये सब इतना अनएक्सपेक्टेड था कि वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, क्योंकि जो बड़े होते हैं एल्डर्स, वो कभी भी छोटों के, यंगस्टर्स के पैर टच नहीं करते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। ऑथर कहती हैं कि हम सिर्फ अपने भगवान के, गॉड के या अपने बड़ों के या टीचर्स के ही पैर छूते हैं। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। एंड ये ट्रेडिशन जो है ये हमारी रिस्पेक्ट शो करता है कि हम उनकी, अपने एल्डर्स, गॉड और टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। वो कहते हैं कि ये ट्रेडिशन बहुत अच्छा है, ग्रेट है, लेकिन आज जो हुआ ये बिल्कुल रिवर्स था। रिवर्स मीन्स उल्टा हुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। शी सेड, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well, with so much of affection, that I can read any novel confidently in such a short period. तो जब वो देखती हैं कि जो ऑथर थी वो काफी हैरान हो जाती है, तो उनकी ग्रैंडमदर उन्हें कहती हैं कि मैं जो है अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपने टीचर के पैर टच कर रही हूँ। वो टीचर जिसने मुझे इतना वेल मीन्स इतना अच्छा पढ़ाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स लव, इतने प्यार के साथ पढ़ाया कि आज मैं किसी भी नोवेल को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकती हूँ, और ये मैंने इतने शॉर्ट पीरियड में, इतने कम समय में सीख लिया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और अब मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, तो अब ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस टीचर की रिस्पेक्ट करूं जिसने मुझे सब सिखाए। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज? फिर ग्रैंड मदर फर्दर बोलती हैं कि क्या ये हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी जो होली बुक्स हैं, जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं, उनमें नहीं लिखा है कि एक टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे इररिस्पेक्टिव मीन्स की चाहे वो किसी भी जेंडर से हो या वो किसी भी एज के हो? आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। सो देन जो ऑथर थी वो ये सब समझ जाती हैं, एंड वो भी रिटर्न करती हैं उनकी इस रिस्पेक्ट का, एंड वो भी अपनी ग्रैंड मदर के फीट को टच करती हैं। एंड बिकॉज ग्रैंड मदर उनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी तो वो उनको गिफ्ट भी देती है। शी ओपनड इट and read immediately the title काशी यात्रे by त्रिवेणी and the publisher's name। तो वो जो ग्रैंड मदर थी वो उस गिफ्ट को ओपन करती हैं, एंड जब वो उस बुक को देखती हैं, नॉवल को देखती हैं, तो वो इमीडिएटली उसी टाइम पर उस बुक का टाइटल पढ़ लेती हैं, काशी यात्रा, उसका नाम पढ़ लेती हैं, एंड उसके ऑथर का नेम त्रिवेणी, एंड जो पब्लिशर का नेम था वो भी वो पढ़ लेती हैं। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। तो जब उनकी ग्रैंड मदर अपने आप ये नेम पढ़ लेती हैं, तब ऑथर को पता चल जाता है कि उनकी स्टूडेंट यानी कि ग्रैंड मदर जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही है, एंड उनको अब जो है रीड करना आ गया है, एंड शी हैज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होना मतलब वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हैं। तो ये था चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।